क्या देख रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? इंटरनल एनर्जी। क्या देख रहे थे? इंटरनल एनर्जी। यू, मैंने कहा था यू इज अ स्टेट फंक्शन, यू इज अ स्टेट फंक्शन। मैंने फिर कहा था तुम ध्यान रखो कि फॉर एवरी स्टेट फंक्शन देयर एग्जिस्ट an exact differential, हर स्टेट फंक्शन का एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये फंक्शन है, मतलब फंक्शन मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, किसी चीज पे डिपेंड करता है। तो ये किसका फंक्शन होता है? ये स्टेट फंक्शन किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कॉमा वॉल्यूम। फिर हम लोगों ने इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा था, लिखना तुमने सीख लिया था। क्या आया था? du by dt at constant v dt plus du by dv at constant t dv। ये आ गया था, ये एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी था। फिर यहां से du हम लोगों ने क्या लिख दिया था? ये किसके बराबर था? बोलो, n into cvm dt plus du by dv at constant t dv। du by dv हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से देखा था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट याद कर लोगे कि डिराइव करके दिखाऊं? याद कर लोगे कि डिराइव करके बताऊं? du by dv एट कांस्टेंट t क्या था भैया? माइनस t del p by del t एट कांस्टेंट v प्लस p। ये था कि माइनस था? ये था कि माइनस था? यही थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। सर आपने माइनस टी लिखा है ना, तो अगर यहाँ से माइनस हटाया, मतलब माइनस कॉमन लिया तो बराबर है सर? नहीं नहीं बट नहीं, मैंने नहीं सर, टी टी आपने वाला टर्म प्लस होगा। टी वाले टर्म को और प्लस किया था और प्रेशर वाला टर्म को नेगेटिव रखा था। प्लस और माइनस डिराइव करके दिखाऊं कि याद कर लोगे? ये इक्वेशन याद हो जाएगी डिराइव करके दिखाऊं? बोलो, याद कर लोगे कि डिराइव कर दूं? तो इक्वेशन ऑफ स्टेट बहुत जरूरी है। डेरिवेशन देख लेते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, तुमको सब आता ही है। इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो मैक्सवेल स्क्वायर बना लिया हम लोगों ने। सत्य प्रकाश, वेरी टायर्ड, हे गॉड, अभी उठा ले। यहां से du लिखो। du क्या आया था यहां से? बोलो, du क्या? s और dv के बीच था, याद करो पहला लेक्चर। s के सामने t की तरफ एरो जा रहा है, तो ये v के सामने p माइनस। अब मेरे को निकालना क्या है? du by dv, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं डिवाइड कर दे रहा हूं बाई dv। पूरी इक्वेशन को dv से डिवाइड कर दिया। सो du by dv इक्वल टू क्या हो गया? प्लस t ds by dv। और क्या हो गया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर ले लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया है। और क्या हो गया? माइनस p dv by dv एट कांस्टेंट t, dv कट गया, तो क्या हो गया? du by dv एट कांस्टेंट t किसके बराबर हो गया? प्लस t ds by dv एट कांस्टेंट t माइनस p। ये आ गई, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन ऑफ स्टेट। लेकिन अभी भी इसमें एंट्रोपी जो है तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। मैंने इक्वेशन ऑफ स्टेट सिर्फ किसमें होनी चाहिए? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में। सो फिर मैंने क्या यूज किया? मैक्सवेल इक्वेशन। ds by dv किसके बराबर है? s और v यानी साइड। ds by dv कांस्टेंट क्या होना चाहिए? ऊपर के सामने t आ रहा है और उसकी तरफ एरो जा रहा है, तो प्लस, इक्वल टू क्या हो जाएगा? dp by dt एट कांस्टेंट v, एरो v की तरफ जा रहा है तो प्लस, यही प्लग इन कर दिया। सो du by dv एट कांस्टेंट t क्या हो गया? क्या हो गया? प्लस t, और ds by dv किसके बराबर होता है? dp by dt एट कांस्टेंट v माइनस p। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो हम लोगों ने याद की थी लास्ट क्लास में। कुछ किया नहीं है, सब आता ही है तुमको।
अरे यार du बाई dv निकालना था तो डिवाइड बाई dv कर दिया दोनों तरफ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये फिर मैक्सवेल इक्वेशन यूज कर ली। दिस मैक्सवेल इक्वेशन स्क्वायर से निकाल लिया। ds बाई dv था एट कांस्टेंट t, वो किसके बराबर होता है dp बाई dt एट कांस्टेंट v। ये पहली मैक्सवेल, ये क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। नेट में यहाँ से भर भर के पूछता है भाई क्या आ गया, कैसे आई मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, सबको समझ गया। तो तुमसे du बाई dv की वैल्यू कई बार निकलवा लेता है। कोई गैस दे देगा, उसकी इक्वेशन दे देगा, कहे du बाई dv एट कांस्टेंट t बताओ। ये किसके बराबर होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज की, प्लस t डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v माइनस p, ये इसके बराबर है। आइडियल गैस के लिए हमने कैलकुलेट किया था, अब बार बार नहीं कैलकुलेट करके दिखा रहा। आइडियल गैस के लिए du बाई dv एट कांस्टेंट t किसके बराबर आया, 0। रियल गैस या वंडरवाल गैस के लिए बोलूं, रियल गैस के लिए कैलकुलेट करो, मैंने करके भी दिखवाया था। वंडरवाल गैस तो क्या हो जाएगा भैया, du बाई dv एट कांस्टेंट t, वंडरवाल गैस के लिए इक्वेशन लिख ली, p प्लस an स्क्वायर बाई v स्क्वायर v माइनस nb इक्वल टू nRT। यहां से पहले dp बाई dt निकालना है तो प्रेशर लिखो, प्रेशर किसके बराबर हो गया था, nRT v माइनस nb, और ये यहाँ प्लस में था माइनस में चला गया, an स्क्वायर बाई v स्क्वायर। ये प्रेशर आ गया तो मैं dp बाई dt निकाल लेता हूँ। dp बाई dt वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए नीचे कांस्टेंट माना हुआ है, क्या हो जाएगा इसका, nr अपॉन v माइनस nb, और ये टर्म तो 0 हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसको फिर t से मल्टीप्लाई कर देना है, सो t डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v किसके बराबर हो गया, nRT v माइनस nb। अब इसमें माइनस p कर देना है, सो t डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास, n माइनस p करना है, माइनस p विच इज इक्वल टू nRT v माइनस nb माइनस प्रेशर, प्रेशर किसके बराबर है, nRT v माइनस nb, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, an स्क्वायर बटा v स्क्वायर, ये कट गया। सो अपने पास रियल गैस या वंडरवाल गैस के लिए डेल u बाई डेल v एट कांस्टेंट, ये 4 नंबर में पूछा हुआ है, इसके बराबर आ गया an स्क्वायर बाई v स्क्वायर। ये रियल गैस के लिए, ये क्या है, रियल गैस के लिए। आइडियल गैस और रियल गैस में निकाल लिया था ना भाई। अब देखो नेट में 2 नंबर में सवाल पूछा था कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, डेल u बाई डेल v एट कांस्टेंट t, इसकी यूनिट क्या होगी, कोई बोलो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, डेल u बाई डेल v एट कांस्टेंट t, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बोलो। डेल u बाई डेल v एट कांस्टेंट, अरे बोलो यार कुछ तो बोलो। यूनिटलेस नहीं होगा भाई, कैसे यूनिटलेस होगा, इसकी यूनिट होगी प्रेशर की। ये किसके बराबर है, प्रेशर, प्रेशर किसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, जिनकी यूनिट सेम होती है उन्हीं को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होगा, और जब 2 लोगों को सब्सट्रैक्ट करते हो जिनकी यूनिट सेम है तो क्या आता है, सेम यूनिट वाला। तो इसकी यूनिट क्या होती है, सेम एज प्रेशर। 2 नंबर में पूछा हुआ है यूनिट प्रेशर की होगी, वॉल्यूम की होगी, टेम्परेचर की होगी, या यूनिटलेस। प्रेशर की सेम यूनिट, जो प्रेशर की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। इसीलिए इस टर्म को हम पाई टी बोलते हैं, पाई टी। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं हम, इंटरनल प्रेशर। इसे क्या बोला जाता है, इंटरनल प्रेशर। दिस इज आल्सो नोन एज इंटरनल प्रेशर। पेपर में कई बार कह देता है इंटरनल प्रेशर इक्वल टू दिस, सो इंटरनल प्रेशर इज du बाई dv। और देखो इंटरनल प्रेशर, ध्यान से सुनो, इंटरनल प्रेशर ऑफ अ गैस किस पे डिपेंड करता है, कहेगा वंडर वाल कांस्टेंट A, वंडर वाल कांस्टेंट B, किस पे डिपेंड करता है,
ओनली वंडरवाल गैस का बी पे नहीं डिपेंड करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ए पे। तो ये इंटरनल प्रेशर क्या बताता है कि गैस एक दूसरे से टकरा के कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, किससे, उससे नहीं, जो वॉल्स हैं कंटेनर की उससे नहीं। ये इंटरनल प्रेशर क्या बताता है, एक दूसरे से टकरा के कितना प्रेशर जनरेट होता है गैस में, और वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ए पे होना भी चाहिए। वंडरवाल कांस्टेंट ए क्या बताता है, ए क्या बताता है, वंडरवाल कांस्टेंट ए क्या बताता है, सिग्निफिकेंस ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट ए सिर्फ ए पे डिपेंड करता है, बी पे नहीं डिपेंड करता। पूछ सकता है डायरेक्ट, ए क्या बताता है कि गैस के बीच, दो गैस मॉलिक्यूल के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ए बताता है ना भाई, वही तो ए बताता है। पहले क्या मान के चलते थे हम लोग आइडियल गैस में कि दो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। ए क्या बताता है, उनके बीच कितना इंटरेक्शन है, तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इंटरनल प्रेशर होगा। ध्यान रखना, डेल यू बाई डेल वी की यूनिट प्रेशर की है, इसलिए उसे इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। और रियल गैस या वंडरवॉल गैस ये सिर्फ ए पे डिपेंड करता है, ए कांस्टेंट पे, बी पे नहीं डिपेंड करता इंटरनल प्रेशर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन ए। यहां तक बात क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? कुछ करना नहीं है तुम लोग, पता नहीं थर्मो को क्यों इतना भारी बना के रखे हो। थर्मो से तो आसान कुछ है ही नहीं दुनिया में। हाँ, सो अगर मैं du लिखूं, ध्यान से देखना है, du लिखा है, एक एक वर्ड का मतलब समझो, du बाई dt, या फिर मैं इसको अब लिख दे रहा हूं एनसीवी डायरेक्ट, एनसीवीएम dt प्लस उसको क्या लिख सकता हूं मैं, पाई टी dv। ये हो गई है तुम्हारी, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। मैंने इसके क्वेश्चन करा दिए थे, एप्लीकेबल टू एवरीवन। अगर तुमने क्वेश्चन में, और ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो, ये स्टेट फंक्शन है, तो तुम चाहे प्रोसेस को रिवर्सिबली करो चाहे इरिवर्सिबली करो, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होने वाली। चाहे अब तुमसे कह दिया है, मैंने क्या मान लिया कि सिस्टम इज आइडियल गैस, जो कि जैम में देता है, हमेशा जैम में आइडियल गैस ही देगा। सिस्टम इज आइडियल गैस, आइडियल गैस, तुमसे इंटरनल एनर्जी पूछा तो तुम पहले ये लिखने का, फिर एक एक वर्ड का मतलब समझो। सिस्टम इज आइडियल गैस मतलब तुम्हें मालूम चल गया है, पाई टी हो गया है। प्रोसेस आइसोकोरिक नहीं है, तो हमें बस ध्यान रखना है, तो du क्या बन गया ब्रो, NCVM dt। इसका क्या मतलब है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ओनली फंक्शन ऑफ, इट इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, तुम वॉल्यूम बदलते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम प्रेशर बदलते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम टेम्परेचर बदलोगे तभी फर्क पड़ेगा, सिर्फ dt पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पे। अगर अब उसने आइडियल गैस के बाद, आइडियल गैस सुनते ही पाई टी हो गया, अगर उसने आइसोथर्मल बोल दिया है, उसने क्या बोल दिया, प्रोसेस इज आइसोथर्मल। मैंने प्रोसेस बताई थी, आइसोथर्मल हो सकती है, आइसोकोरिक हो सकती है, आइसोबारिक हो सकती है, एडियाबैटिक। अगर उसने आइसोथर्मल बोल दिया है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, अभी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है वो डिस्कस करेंगे। वो प्रोसेस करने के तरीके हैं, प्रोसेस चार ही है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। These are the four process which we are going to study throughout this thermodynamics chapter. बट इन प्रोसेस को करने का, आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर मेरे को करना है तो उसको करने के दो तरीके हैं, या तो मैं उसको रिवर्सिबली कर सकता हूं या तो इरिवर्सिबली। मेरे को एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है तो उसको भी मैं रिवर्सिबली कर सकता हूं या इरिवर्सिबली। प्रोसेस चार है, करने के तरीके दो है, मतलब हर एक केस में तुम्हारे पास दो आ जाएगा। तुम आइसोथर्मल रिवर्सिबल करो
तुम आइसोथर्मल इरिवर्सिबल करो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि तुम रिवर्सिबल पाथ से जा रहे हो या इरिवर्सिबल पाथ से जा रहे हो, इसकी वैल्यू पाथ पे नहीं डिपेंड करेगी। मतलब आइसोथर्मल बोला मतलब dt क्या हो गया 0 और dt 0 हो गया, सो du क्या हो गया 0, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। आई एम नॉट आइसोथर्मल सुना, आइडियल गैस सुना, डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात क्लियर है? अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, आइडियल गैस पे अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो पक्की बात इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा। अगर प्रेशर चेंज हो, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है सो इंटरनल एनर्जी का चेंज कभी 0 नहीं होगा। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा सो इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलेगी। इंटरनल एनर्जी बदलेगी नहीं मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, लेकिन टेम्परेचर बदलेगा तो फर्क पड़ेगा। तो अब टेम्परेचर अगर बदल रहा है, if process is not isothermal, if process is not isothermal, very good, means temperature is changing, so du किसके बराबर है भैया? NCVM dt के बराबर है बेटा आइडियल गैस के लिए। जैम में आइडियल गैस ही पूछेगा आपसे, आइडियल गैस नहीं तो कोई भी पूछेगा। आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, आप सीक्वेंशियली जाओ, सब एकदम आसान है। अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अब चाहे ये आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, इसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दिस इज एन स्टेट फंक्शन। वर्क पे पड़ेगा, वर्क और हीट पे फर्क पड़ेगा। रिवर्सिबल होगा तो अलग आएगा, अलग फॉर्मूला होगा, और इरिवर्सिबल होगा तो अलग होगा। क्यों? क्योंकि वर्क और हीट क्या है? पाथ फंक्शन। वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, आप किस पाथ से प्रोसेस को कर रहे हो उस पे उनकी वैल्यू डिपेंड करती है, इसलिए वो पाथ फंक्शन होते हैं। लेकिन जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं। अब चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, घंटा हमको नहीं फर्क है, रिवर्सिबल क्या होता है रिवर्सिबल क्या होता है सीखेंगे, लेकिन इस पे क्या फर्क? ये तो बस कहता है भैया इनिशियल टेम्परेचर बता, फाइनल टेम्परेचर बता, बीच की कहानी से मेरे को मतलब नहीं है। मैं तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता हूँ, पाथ से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तू मुझे यहाँ से वहां पहुंचा दे, मैं उतना ही चेंज होगा। तू चाहे जिगजैग ले जा, तू चाहे सीधा ले जा, चाहे तू गोल गोल घुमा के ले आ। अब इधर से दो केस आ जाते थे, यहाँ से दो केस आते थे जो जैम नेट में पूछा जाता है, जैम नेट गेट में। या तो आपको बोल सकता है कि CV इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, CV इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि अब आपको du को जब डेल्टा U बनाना होगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा तो इसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट होगा तो इसे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जैसे आपको बोल दिया कि CV कितना है 3/2R, CV कितना बोल दिया 5/2R, CV कितना बोल दिया 9/2R। तो ये सब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। R इज गैस कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट है। 3/2 5/2 ये सब तो नंबर है। तो मैं ये वाला केस ले लेता हूँ, ये वाला केस ले लेता हूँ, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इंटीग्रेट करेंगे du को, इधर भी इंटीग्रेट होगा NCVM dt। इसका इंटीग्रल मैंने कहा था, अभी ध्यान रखो, बाद में समझाऊंगा क्यों। ये डेल्टा U होता है, NCVM क्या है कांस्टेंट है, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा NCVM dt का इंटीग्रल t, लिमिट रख दी t इनिशियल और t फाइनल, सो NCVM t फाइनल माइनस t इनिशियल, दिस इज डेल्टा U। आइडियल गैस नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है तो ये फॉर्मूला है आइडियल गैस के लिए, बस और कोई फॉर्मूला नहीं है। तुम्हें कहा होगा इनिशियल टेम्परेचर इतना था, फाइनल टेम्परेचर इतना है, धड़ल्ले से रखना, CV की वैल्यू रखना। अब देखना डेल्टा U जूल में निकालना होगा तो R की वैल्यू किसमें रखना है, इसमें R जो दिया है 8.314 जूल। लीटर एटीएम में निकालना हो 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और अगला केस है कि क्या दे सकता है क्वेश्चन में, वो देगा कि CV क्या है। CV इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, CV इज टेम्परेचर डिपेंडेंट।
तो सीवी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लाइक मैंने कह दिया कि सीवी इज इक्वल टू 2 + 3T। ये सीवी दे दिया है उसने, क्वेश्चन में कह दिया है कि सीवी उस गैस का है 3 + 2T। मतलब ये भी सीवी भी तुम टेम्परेचर 100 रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, 200 रखोगे तो फिर सीवी भी बदल जाएगा। मतलब सीवी इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर सीवी आल्सो चेंजेस। सो डीयू किसके बराबर होता है भैया, n CVM, ये मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसको भी देखेंगे इसका क्या मतलब होता है आगे, क्या हो जाएगा dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, du n CVM dt। अब सीवी को मैं बाहर निकाल सकता हूं इंटीग्रल से, नो वे, नो वे, नहीं भाई, ये क्या है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और मेरे को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रल du n बाहर आ गया, सीवी किसके बराबर है, इंटीग्रल 2 + 3T dt। लिखो। अब क्या डेल्टा यू क्या आ जाएगा इस केस में, फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, n, इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 2 dt प्लस इंटीग्रल 3T dt। सो डेल्टा यू n सब में मल्टीप्लाई में n, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है dt, इंटीग्रल ऑफ dt प्लस यहां से 3 बाहर आ गया t dt। बुड़बक, n नंबर ऑफ मोल्स है, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2 dt का इंटीग्रल, अभी देखा था t इनिशियल t फाइनल, इसकी वैल्यू आपको पेपर में दी होगी, प्लस 3। अब t का क्या है, t की पावर 1, सो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में देख लेना, t की पावर 1 तो +1 कर देते हैं, जो पावर आती है उससे डिवाइड बाई, सो t की पावर 1 था तो t की पावर 1 + 1, सो t की पावर 2 डिवाइड बाई 2, t इनिशियल t फाइनल। इसमें आप t इनिशियल t फाइनल आगे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, n 2 लिमिट रखी, इसमें लिमिट क्या हो जाएगी, t फाइनल लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3, इसमें रखा तो क्या हो जाएगा, t फाइनल का स्क्वायर बाई 2 माइनस t इनिशियल का स्क्वायर बाई 2। t इनिशियल और t फाइनल आपको पेपर में दिए होंगे। क्या इंटरनल एनर्जी रिलेटेड सारी बात आपको समझी, वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। दिस इज एन स्टेट फंक्शन। आगे चले, अभी सबको मैं फिर डिस्कस करूंगा, सबकी वैल्यू निकलवाएंगे, क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें सुनते सुनो, इससे आसान थर्मो से आसान कुछ नहीं है, 6-7 नंबर फ्री फोकट के हैं, कॉन्सेप्चुअली सीख लो, हल्का फुल्का इंटीग्रेशन आता है ना सबको भाई। अगला है H, आगे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये स्टेट फंक्शन है, दिस इज एन स्टेट फंक्शन है तो किसका किसका फंक्शन है, मैंने कहा था टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, तो इसका भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखेंगे, dH किसके बराबर हो जाएगा, dH अपॉन dt एट कांस्टेंट p, अगले को कांस्टेंट मारा, इनटू dt प्लस dH अपॉन dp एट कांस्टेंट t dp। यहां से स्टार्ट करना है, कभी भी एंथैल्पी किसी सिस्टम की पूछी जाए तो यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है ना भाई। आगे देखो ये किसके बराबर होता है, अभी तुम ध्यान रखो, du by dt एट कांस्टेंट v क्या था, cv, क्योंकि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, एंथैल्पी भी एनर्जी है, कुछ है नहीं, और आगे मैं डिस्कस करूंगा स्पेसिफिक हीट भी पाथ फंक्शन होता है, आगे देखेंगे
इसको लिख लो, ये क्या हो जाएगा NCPM dt प्लस DH अपॉन DP एट कांस्टेंट T dP। ये एप्लीकेबल टू ऑल है, अभी तक मैंने कुछ नहीं माना है, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। अब ये फिर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ गया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए DH बाई DP एट कांस्टेंट T, इसको सॉल्व करने के लिए we will use the second equation of state, और सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालते हैं। DH बाई DP एट कांस्टेंट T, जैसे वहां DU बाई DV एट कांस्टेंट T निकाला था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से, यहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज होगी। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। अरे यार डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट P उसे CP बोलते हैं। CV निकालना मैंने सिखाया था, CV अगर दिया ना हो तो कैसे निकालोगे? अगर क्वेश्चन में CV नहीं दिया हो, कह दे मोनो एटॉमिक गैस है और CV ना दे, तो CV कैसे निकालोगे? सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस बोल दिया है, CV नहीं दिया हो तो कैसे निकालोगे? CV हाउ टू फाइंड CV, हाउ टू फाइंड CV। इक्विपार्टीशन थ्योरी से, यस ठीक है। यू निकालना सीख लिया था हम लोगों ने इक्विपार्टीशन थ्योरम से, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम मान के, तो CV आ जाएगा। CP नहीं दिया होगा तो कैसे निकालेंगे आगे देखेंगे। CP की वैल्यू ऐसे आपको दी जाएगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट देखते हैं हम लोग। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? DH बाई DP एट कांस्टेंट T। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? DH बाई DP। बहुत बार कैलकुलेट करवाता है ये सारी वैल्यू। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड, अभी उठा ले। पहले तो DH लिखो, सब पहली क्लास में सिखाया है। DH किसके बराबर हो जाएगा? S और P के में आ रहा है, सो DS एंड क्या हो जाएगा? DP। S के सामने T, एरो T की तरफ जा रहा है प्लस, P के सामने V, एरो V की तरफ जा रहा है तो प्लस। तुम्हें क्या चाहिए? DH अपॉन DP, तो मैं क्या कर दे रहा हूं? डिवाइड बाई DP। क्या हो जाएगा? DH अपॉन DP एट कांस्टेंट T, मैंने क्या मान लिया? टेम्परेचर कांस्टेंट मान लिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? T DS अपॉन DT, T DS अपॉन DP एट कांस्टेंट T हो जाएगा, और प्लस V। DP और DP कैंसिल, मैंने क्या मान लिया कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ये आ गया। इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं बना सकता, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या होने चाहिए? सिर्फ सिंपल वेरिएबल होने चाहिए, लाइक टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। यहाँ फिर एंट्रोपी आ रही है, वही दिक्कत दे रही है, तो इसको हटाना है। तो देखो ये किसके इक्वल है? मैक्सवेल से निकाल सकते हो। DS बाई DP है, DS बाई DP, सो DS बाई DP कांस्टेंट क्या होगा? T, एरो T की तरफ जा रहा है तो प्लस, इसके जस्ट अपोजिट कौन है? DV बाई DT और P, और ये माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये मैक्सवेल इक्वेशन से हो गया। सो DH बाई DP एट कांस्टेंट T इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस T DV बाई DT एट कांस्टेंट P प्लस V। यहाँ पुट कर दिया, DS बाई DP एट कांस्टेंट T माइनस के बराबर था, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। आप याद कर लो, यहाँ से 4 नंबर के सवाल आए। This is your second equation of state, सब simple variable है, temperature, volume, pressure. So DH by DP at constant T ideal gas के लिए निकालो। DH by DP at constant T for ideal gas. Find the value of DH by DP at constant T for ideal gas. ये पूछा हुआ है 4 नंबर में सवाल। आइडियल गैस के लिए कितना आता है? DH by DP at constant T। आइडियल गैस के लिए निकालो। पहले तो बोलो इसकी यूनिट क्या होगी? DH by DP at constant T, इसकी यूनिट क्या होगी? What will be the unit? प्रेशर की यूनिट होगी, टेम्परेचर की होगी, वॉल्यूम की होगी कि यूनिट लेस होगी? It will have the unit of volume। ठीक है,
लिख लो dH by dP at constant T has the unit of volume. dH by dP at constant temperature has the unit of volume. Zubi zubi do, जिंदगी मक्खन। आया कितना आया dH by dP at constant T for ideal gas? 0। ठीक है, वेरी गुड। dH by dP at constant T क्या आया था? माइनस T del V by del T at constant P plus V। आइडियल गैस बोला है, आइडियल गैस जो कि आपसे बोला ही जाएगा मोस्टली। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू nRT। मुझे क्या करना है? del V by del T। तो पहले तो V लिखूं, किसके बराबर होगा? nRT by P। सो मैं del V मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर को कांस्टेंट माना है। सो nRP हो जाएगा, T की पावर 1 है, 1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है, nR by P। इसमें माइनस T मल्टीप्लाई करना है तो माइनस T del V by del T एट कांस्टेंट P किसके बराबर हो जाएगा? विल बी माइनस nRT by P। अब इसमें क्या करना है? माइनस T del V by del T एट कांस्टेंट P, इसमें क्या करना है? प्लस V करना है। सो माइनस nRT by P, माइनस nRT by P, और क्या हो जाएगा? प्लस nRT by P, जो कि क्या हो जाएगा? 0। सो del H by del P at constant T is equal to 0 फॉर आइडियल गैस। किसके लिए? फॉर आइडियल गैस। वंडरवाल गैस के लिए मैं निकालना मुश्किल हो जाएगा, वो सिलेबस में नहीं है। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि वंडरवाल गैस इक्वेशन से हम वॉल्यूम इक्वल टू समथिंग नहीं लिख पाते। वॉल्यूम को अलग करना, सेपरेट करना वॉल्यूम को, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वंडरवाल गैस। कोई दूसरी इक्वेशन दी होगी इजी तो आपको, जिसमें वॉल्यूम सेपरेबल होगी, वहां पूछ सकता है। इक्वेशन लिख देगा जिसमें वॉल्यूम सेपरेबल होगी। सेपरेबल होने का मतलब समझते हो कि नहीं? वंडरवाल गैस के लिए नहीं निकाल सकते। कोई दूसरी गैस देगा, कोई दूसरी इक्वेशन देगा तो आप निकाल लोगे इसी तरीके से। डिफरेंशिएशन आना चाहिए बस, हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन आता है, हो जाएगा तुरंत। आगे चले। यूनिट इसकी वॉल्यूम है, यूनिट पूछी हुई है इसकी भी नेट में। आगे चले, इसकी वैल्यू फॉर आइडियल गैस पूछी हुई है। चले बेटा, सो क्या था मेरे पास? क्या है देखो, DH क्या आया? N CPM DT प्लस del H by del P at constant T into DP। अगर क्वेश्चन में तुमने सुन लिया फॉर आइडियल गैस, जो कि बोलेगा ही बोलेगा फॉर आइडियल गैस, इसको सुनते ही दिमाग में क्या आया? आइडियल गैस के लिए 0 होता है। तो DH क्या हो जाएगा भैया? N CPM DT। बस लिख लेना नोट में, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस द एंथैल्पी is only a function of temperature। अगर किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, सो एंथैल्पी 0 नहीं होगी, चेंज इन एंथैल्पी 0 होगा। आइडियल गैस के लिए इज ओनली एन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर तुमने आगे सुन लिया आइडियल गैस के साथ, तुम क्या कर रहे हो? कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हो, चाहे वो थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज एन स्टेट फंक्शन। आइसोथर्मल है
तो तुम चाहे उसको रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अंडरगो करो या इरिवर्सिबल, वो तो पाथ है किस किस तरीके से जा सकते हो, तुम रिवर्सिबली कर सकते हो इरिवर्सिबली, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आइसोथर्मल सुना, सो डेल्टा H 0 हो जाएगा। आइडियल गैस, आइसोथर्मल, इफ यू हैव टू वर्ड, क्या आइडियल गैस है और आइसोथर्मल है, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट जीरो करना, चेंज इन एंथैल्पी डायरेक्ट जीरो करना, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बात समझी आपको? सारी बात क्लियर है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल देख के नहीं फूक जाना वहां। किसी प्रोसेस का रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल होने से सिर्फ उसके वर्क और हीट पे फर्क पड़ेगा, बस उसमें वर्क डन और हीट में फर्क पड़ेगा, जो हम फर्स्ट लॉ में कैलकुलेट करना सीखेंगे। प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, उससे इंटरनल एनर्जी और इन सब पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, एंथैल्पी पे। ठीक है, चले आगे। अगर मान लो आइसोथर्मल नहीं होती, मतलब प्रोसेस में, इफ द प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल ना होती, इफ द प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल, सो डीएच क्या आया भैया, एन सीपीएम डीटी। फिर दो केस आ जाएंगे, आइसोथर्मल नहीं है मतलब चेंज इन एंथैल्पी 0 नहीं होगा, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल। फिर दो केस है, सीपी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, सीपी क्या हो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, लाइक उसने बोल दिया अगर 5/2 आर है तो दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ सीपी। अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा तो डीएच क्या हो जाएगा, एन सीपीएम डीटी। फिर इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, डेल्टा एच निकालना है तो इसका इंटीग्रल डेल्टा एच, और एन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, सीपीएम भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगी डीटी। सो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एन सीपीएम टी, इसका इंटीग्रल टी, लिमिट टी इनिशियल और टी फाइनल। लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो एन सीपीएम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, फॉर्मूला यही यूज होगा, सर क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। दूसरी ज्वाइन करो।